नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। भारत नहीं झुकेगा, ट्रंप को करारा जवाब मिलेगा। यह तब कहा जा रहा जब ट्रंप के 50% वाली टैरिफ पर बात करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया। रूसी राष्ट्रपति ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत के लोगों को स्वाभिमानी बताकर ट्रंप को चिढ़ाने का भी काम किया। पुतिन ने कहा कि अमेरिका भारत और चीन पर दबाव डालकर रूस से ऊर्जा संबंध खत्म करवाना चाहता था, लेकिन अमेरिकी दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा। इसके साथ ही पुतिन ने मेक इन इंडिया उत्पादों के लिए जो रूस का बाजार है उसको खोलने की बात कही, जो अमेरिकी टैरिफ से नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साफ कर दिया कि अमेरिकी टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत की आर्थिक बुनियाद इस वक्त बेहद मजबूत है। साथ ही 2047 तक विकसित देश बनने के लिए 8% विकास दर को उन्होंने जरूरी बताया। इस दौरान वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत के विकास की रफ्तार कायम है और कायम रहेगी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप की टैरिफ वाली रणनीति फेल हो गई? क्या भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका ने खुद को नुकसान कर लिया, नुकसान पहुंचा दिया? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़कर भारत पर 50% टैरिफ लगाकर प्रधानमंत्री मोदी पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बनाया। लेकिन अमेरिकी दबाव को दरकिनार कर भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस से तेल खरीदना जारी रखा। और तमाम दबाव के बावजूद जब भारत ने तेल खरीदकर अपने इरादे साफ कर दिए, तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका भारत और चीन पर दबाव डालकर रूस से ऊर्जा संबंध खत्म करवाना चाहता है, लेकिन ऐसा कदम उल्टा असर डाल सकता है। अगर अमेरिका रूस के व्यापारिक साझेदारों पर ज्यादा शुल्क लगाता है, तो इससे वैश्विक कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकन फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची रखनी पड़ेंगी। भारत और चीन अपने साथ अपमान नहीं होने देंगे। अगर भारत रूस से ऊर्जा खरीदना बंद करता है तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन भारत की जनता और नेतृत्व ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मोदी ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति ने मेक इन इंडिया उत्पादों के लिए बाजार खोलने की बात कही, जो अमेरिकी टैरिफ से नुकसान की भरपाई कर सकता है। और इसके लिए बड़ा प्लान भी तैयार है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी टैरिफ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए रूस भारत से दवाइयां खरीद सकता है। दवाइयों के साथ ही भारत से और अधिक कृषि उत्पाद खरीदे जा सकते हैं। मेक इन इंडिया उत्पादों के लिए रूसी बाजार खुलेगा। भारत और रूस के बीच व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। रूस में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए बाजार खुलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत और रूस के बीच पिछले साल करीब 69 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें भारत का निर्यात 4.88 बिलियन डॉलर रहा, जबकि रूस से आयात 63.84 बिलियन डॉलर रहा। इस व्यापार असंतुलन का सबसे बड़ा कारण रूस से भारत की तेल खरीद है। सस्ता मिलने की वजह से भारत ने हाल के दिनों में रूस से तेल की खरीदारी बढ़ा दी है और इसी वजह से ट्रंप चिढ़े हुए हैं, भारत पर दबाव की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हालिया बयान और प्लान से साफ है कि ट्रंप चाहे जो कर ले, दबाव की जितनी रणनीति बना ले, जितना चाहे टैरिफ लगा ले, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब भारत के विकास की रफ्तार को और तेज करने का प्लान तैयार होगा। India's rise as a stabilizing force is neither accidental nor transient. Instead, it results from a powerful combination of various factors. Improved quality of capital expenditure and reining in inflationary pressures has been consistent. We have implemented strategic reforms that enhance the ease of doing business, promote financial inclusion, and improve the quality of life for the average citizen in the country. With the steady share of consumption
and investment in the overall GDP over the years, India's growth is firmly anchored in its domestic factors, which minimizes the impact of external shocks on overall growth. As a result, the Indian economy is resilient, continues to grow sustainably. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साफ कर दिया है कि ट्रंप के टैरिफ बम फोड़ने के बावजूद भारत के विकास की रफ्तार कायम है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप का टैरिफ बम फुस हो गया? क्या भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका का ही नुकसान कर दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अमेरिका की तरफ से जाल बुना गया, लेकिन अपने जाल में फंस गया। लेकिन हमारे देश के अंदर इस पर लेकर लगातार राजनीतिक विरोध रहा है और आगे भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वीके त्रिपाठी हैं, पूर्व कमिश्नर आयकर विभाग के, बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। शिशुरंजन जी हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ, बहुत स्वागत है शिशुरंजन जी आपका। और चंद्रमोहन शर्मा है, प्रवक्ता दिल्ली कांग्रेस के, बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी आपका। सबसे पहले चंद्रमोहन जी, शुरुआत में आपसे करूं, उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। कांग्रेस लगातार टैरिफ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही थी। अब इस वक्त में जब हमारे यहां के इकोनॉमिस्ट, वित्त मंत्री, उन तमाम तरह के लोगों की बात रखी जा रही है, सुनी जा रही है, अब पुतिन ये कहते हैं कि एक तरफा दबाव बनाने की या फिर घेरने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन अमेरिका अपने ही जाल में फंसा है। रशिया के साथ संबंध भी भारत के बेहतर रहेंगे और मार्केट भी उन्होंने ओपन करने की बात कह दी है। जो अभी तक इसके पहले हमारे व्यापारिक संबंध थे, उसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए भी वो बाजार खोलने को तैयार है। कि बिल्कुल कोई भी राजनेता हो या कोई भी देश हो, उसको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसका दुश्मन और उसका दोस्त कौन है। और ये नीतियां कूटनीति के अंदर और विदेश नीति के अंदर आती है, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं 12 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी विदेश नीति के अंदर फेल रही, जिसका खमियाजा देश के अंदर बहुत बड़ा टैरिफ के रूप में भुगतना पड़ा, कि जिसके ऊपर आप पूरी तरह से अधीन होने जा रहे थे जिस देश के लिए, और जिसकी अर्थव्यवस्था को अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे, आपको वापस उसी पुराने दोस्त और उसी पुराने रिलेशन पे आना पड़ा, जो एक रशिया के रूप में, पुतिन के रूप में आपके सामने खड़ा हुआ है। क्या मिला आज हमारे को उस नोटबंदी, जीएसटी के इसके कारण? क्या हमारा एमएसएमई और हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, क्या उसका फायदा छोटे व्यापारी को या छोटे स्केल की इंडस्ट्री को मिला? नहीं मिला। वो किसको मिला? वो मित्र मंडली को मिला। मेक इन इंडिया का बेनिफिट कहां गया? मेक इन इंडिया का जो बेनिफिट था वो तो वहां मिला नहीं। अब टैरिफ की मार पड़ने से जो इंडस्ट्री के ऊपर बोझ पड़ा, जिसका एक लोड देश के ऊपर आया, जिसके लिए आनंद फानंद में जीएसटी के ऊपर भी फिर दोबारा से यूटर्न भारतीय सरकार को लेना पड़ा, नरेंद्र मोदी जी को लेना पड़ा, जो बड़े अड़ियल रवैये के अंदर जिस लूट को लगातार उत्सव के रूप में मना रहे थे, आज उसी महंगाई को जो विपक्ष और राहुल गांधी निरंतर कह रहे थे, उसी को आज उन्होंने माना कि महंगाई है। तो कहीं ना कहीं नीतियां और विदेश नीति इस सरकार की फेल थी और आज उनको उस पुरानी नीति के ऊपर आना पड़ा। ये एक जरूरत थी देश की। और फिर एक अपील है कि आज अगर मेक इन इंडिया की तरफ जाना है तो देश के अंदर देश का एमएसएमई और देश के जो इंडस्ट्रीज है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ना कि अपने दो मित्र मंडलियों के हाथ में। आज जिस तरह से रशिया से पेट्रोल आया, पेट्रोल और डीजल की आई, उसके अंदर जो पेट्रोल का रेट है वो तो 52 रुपए 83 पैसे है और डीजल का रेट 53 रुपये 75 पैसे है, लेकिन उसके ऊपर जो जीएसटी और टैक्स कमीशन जा रहा है वो तो हाई जाके लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस नीतियों को भी भारतीय सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को जो पहले उनकी नीति और विदेश नीति फेल हुई, उस पर गौर करना चाहिए। और नहीं, गौर तो करना चाहिए, लेकिन गौर करने के साथ चंद्रमोहन जी ये भी गौर करना चाहिए ना, जिस विदेश नीति को आप फेल बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुराने दोस्त के पास ही जाना पड़ा, उस पुराने दोस्त ने भरोसा अपने मित्र पर ही जताया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की और साथ में पुतिन साहब की जो जोड़ी है, या कहें कि उनका जो एक दोस्ती वाला रवैया है, वो खुद वो कहते हैं क्या बड़े मजबूत नेता है। अलग बात है कि कांग्रेस जो हमारे देश की पार्टी है वो नहीं मानती है, वो राजनीतिक विरोध हो सकता है। त्रिपाठी साहब, राजनीतिक विरोध चलता रहेगा, वो राजनीति चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप कभी बीजेपी करती थी, कभी कांग्रेस कर रही है, मौके की बात है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या टैरिफ वाली जो नीति रणनीति थी या फिर चक्रव्यूह था, उसमें खुद अमेरिका फंसा
और वहां पर मौका भारत के लिए एक अवसर के तौर पर आया। रशिया के राष्ट्रपति जिस तरीके की बात कह रहे हैं, जो अपनी बातों से उन्होंने संकेत आगे के लिए दिए हैं, एक बड़ा और नया प्लेटफॉर्म खुल रहा है भारत के लिए। देखिए, मेरा मानना ये है अतुल जी कि हमें इस पूरे एपिसोड को, टैरिफ वॉर को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा और इसके दो पार्ट हैं। एक तो पार्ट है इसका जियो पॉलिटिक्स का पार्ट है और दूसरा पार्ट है इकोनॉमिक्स का। और ये जो टैरिफ वॉर है, ये तो एक तरह से अभी शुरू की है अमेरिका ने, वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं की है बल्कि दुनिया के तमाम देशों के साथ की है जी। जहां तक जियो पॉलिटिक्स का सवाल है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया क्वाड का पार्ट है ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका भी आते हैं, बिल्कुल, जहां पे वो चाइना पे कॉमन एनिमी के रूप में परसीव करते हैं। दूसरी तरफ रशिया जो है वो चाइना के बहुत करीब है। तो आज इंडिया को बहुत ही संभाल के चलना है कि अब वो बहुत ज्यादा करीब रशिया के भी नहीं जा सकता क्योंकि इस ब्लॉक में चाइना भी है, और अमेरिका के भी बहुत दूर नहीं जा सकता क्योंकि एक क्वाड बना हुआ, और ये जरूरत अमेरिका की भी है। अमेरिका ने एक रिएक्शनरी वो स्टेप उठाया है, लेकिन ट्रेड टॉक्स ऑलरेडी चल रही हैं। अमेरिका की बहुत लंबी पॉलिसी रही है China+1 की, जिसमें इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसलिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जहां तक रशिया का सवाल है, जैसे आपने कहा कि करीब करीब दोनों के बीच में करीब करीब $70 बिलियन का ट्रेड हुआ है, पर अदरवाइज आप देखें इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो करीब करीब $5 बिलियन के ही आसपास है। तो रशिया में क्या कैपेसिटी है, हमारे कितने प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकता है, हम एक्सपोर्ट कितना बढ़ा सकते हैं। अब जो हमारा टैरिफ वॉर में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो करीब करीब $46 बिलियन का आ रहा है। क्या रशिया में हम इतना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, ये भी एक सवाल है। और दूसरा एक ये मौका भी है इंडिया के लिए, इंडियन बिजनेसमैन के लिए कि नए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करने का, पहली बात तो। दूसरी बात ये सवाल ये भी है कि इस टैरिफ वॉर का नुकसान किसको हो रहा है। क्या इस टैरिफ वॉर में जो टैरिफ है वो किसको हिट होगा, जो इंपोर्ट कर रहा है उसको होगा या इंडियंस को उसके दाम को घटाने पड़ेंगे। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है जो हर हफ्ते रोज के दिन में ये बदल रहा है, और मुझे लगता है 1 महीने के अंदर चीजें बहुत कुछ क्लियर होंगी और निश्चित रूप से आज की जो पोजीशन है वो नहीं रहेगी। अमेरिका ने भी इस बात को रियलाइज कर लिया है और इसीलिए अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड टॉक्स चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि वहां पर भी जल्दी न जल्दी कोई फैसला होगा। लेकिन ये खुशी की बात है कि रूस ऐसे मौकों पे इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। चाइना को एक थ्रेट तो मिल ही गया है, अगर इंडिया को बियॉन्ड ए पॉइंट पुश करोगे तो जो रशिया का अप्रोच है इंडिया, चाइना और इंडिया का एक एक्सेस बनाना, कहीं उधर इंडिया ना चला जाए। तो एक ऐसी स्थिति है जहां इंडिया को, न केवल इंडिया को बल्कि अमेरिका को भी बहुत संभाल के कदम उठाने की जरूरत है। अच्छी बात आपने कही, बहुत बैलेंस आपने बात कही कि इतना आसान नहीं है कि अभी खुश हो जाए, अभी नाराज हो जाए, अभी कह देने कि वो दोस्त हमारे नहीं रहे या फिर उनसे हमने दुश्मनी पाल ली। यहां पर हर वक्त में कुछ न कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। मार्केट जो कि ग्लोबल है उसमें अपने तरीके से हर देश अपनी आगे के रास्ते अपना रहा, लेकिन भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो 2047 का जो सपना है उस सपने के हिसाब से कैसे शिशु रंजन जी हम आगे बढ़ रहे हैं। जो वित्त मंत्री कह रही हैं कि हमारा जो टारगेट है उसमें विकास दर क्या होना चाहिए। अब बदली हुई ग्लोबल परिस्थितियों में क्या इतना आसान होगा 8% उसके करीब रहना, नहीं रहना? वहां पर टैरिफ का दबाव, अमेरिका का अपना दबाव, रशिया का मार्केट खोल देना, चाइना जो कि ओपन मार्केट लेकर भारत के लिए पहले से बैठा है, अब उसका रवैया क्या होगा? धन्यवाद अतुल जी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि 2047 विकसित भारत के लक्ष्य में ये जो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिक्स के स्पेस में डिसरप्शन वाली पॉलिटिक्स आई है, इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा जी? मेरे समझ से 2020 से अगर हम देखें, 2014 से 2019 का कार्यकाल देखें तो उसमें जियो पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी थी और वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर भी स्टेबल था। 2020 में कोविड के आने के बाद जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों में उबाल आया। जियो पॉलिटिक्स में इसलिए आया क्योंकि कोविड फैलाने का आरोप अमेरिका ने ही चीन पर लगाया था और उसके वजह से China+1 स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई और यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी ने ये फैसला लिया था कि हम चाइना के अलावा एक और जगह पे अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन प्लान्स लगाएंगे। और भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय इकोनॉमिक
पैकेज लेकर के आए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसियां लेके आए, ताकि जो फैक्ट्रियां चीन से बाहर निकले वो भारत में आकर के लगाए और हम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया वाला कार्यक्रम को सफल बना पाए। अब उसके बाद यूरोप दो बड़े वॉर में फंस गया। यूरोप एक तरफ एक साफ साफ था जिसमें रूस और यूक्रेन आपस में उलझ गए, दूसरा इजराइल वॉर में कूद गया और अमेरिका उसको डायरेक्ट सपोर्ट करता है और यूरोपियन नेशन में थोड़ा सा डिवीजन आ गया, कुछ लोग पैलेस्टाइन की तरफ थे और कुछ लोग इजराइल के साथ खड़े थे। इन दोनों वॉर का भी, और आपको याद होगा G20 के दौरान हमने एक बड़ी संधि करी थी जो यहाँ से लेकर के भारत से लेकर के यूरोप तक का एक कॉरिडोर बनना था। उस कॉरिडोर पे संकट के बादल आ गए हैं, वो उस कॉरिडोर पे कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है। उस कॉरिडोर के माध्यम से हम अपने एक्सपोर्ट को, हम अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाने वाले थे, जो अभी टल गया है। तो ये जियोपॉलिटिक्स का भारत के अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट था, परंतु ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और हमें लगता है कि हर भारतीय को आत्मविश्वास के साथ ये बात हमेशा याद दिलाती रहनी चाहिए कि विश्व के सबसे बड़े बाजार के रूप में हम आज भी खड़े हैं। 1998-99 का दौर था जब हम पे सैंक्शंस लगाए जा रहे थे पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान। उस समय हम लोग हमेशा इस बात को याद रखते थे कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। आज हम विश्व के सबसे बड़े बाजार बन चुके हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारी पॉलिसियां मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबल है। इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आपने अभी रिपोर्ट में दिखाया, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो स्टेबल है, उसमें एक स्टेबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे आर्थिक सुधार हर वर्ष एक कदम बढ़ा रहे हैं और आर्थिक सुधारों की गति भी बढ़ा रहे हैं। अभी जीएसटी रिफॉर्म किया है। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बाहर की कंपनियां यहाँ आए और यहाँ लगाए। आपको छोटा सा उदाहरण देंगे कि एप्पल कंपनी जो चीन में बना रही थी, एप्पल का भारत आना एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो महत्वपूर्ण था ही, सिंबॉलिकली भी बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि एप्पल जैसी जो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती है उसने भारत में अपना प्रोडक्शन लगाया। यहाँ से हम अन्य देशों को कर रहे हैं। ट्रंप ने उनको भी टारगेट किया, उनको बोला कि अगर आप यहाँ पे प्रोडक्शन शिफ्ट नहीं करेंगे तो हम आप पे प्रतिबंध लगा देंगे। ये बड़ी बात है शिशु रंजन जी। और अच्छा आपने उदाहरण दिया कि ट्रंप ने धमकाने का काम या धमकाने का मौका उनके लिए भी नहीं छोड़ा, लेकिन उसके सीईओ ने, उस कंपनी ने भी देखा कि हमारे लिए सबसे बड़ा मार्केट क्या है और क्या हो सकता है, भविष्य कहां पर है, तो वहां उनके ऊपर भी वो दबाव काम नहीं आया। शिशुरंजन जी मैं आपको रोक रहा हूं, चंद्रमोहन जी एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। राजनीति होती रहेगी, लेकिन जिस विदेश नीति को आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल 12 साल 11 साल में सबसे निम्नतम स्तर पर है, वो राजनीतिक विरोध के तौर पर तो ठीक लगता है, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, विदेश नीति हमारी ठीक है, मजबूत है और इससे ग्लोबली एक विश्वास बढ़ा है उन कंट्रीज का भी जो पुराने हमारे दोस्त थे या फिर नए दोस्ती के अवसर उनके सामने उत्पन्न हो सकते हैं। अमेरिका दोस्त होने के साथ साथ या ट्रंप दोस्त होने के बावजूद टैरिफ वाली जो नीति थी उसको अपनाकर एक दबाव बनाना चाहते थे जो मोदी नीति में नहीं चल पाए। ये बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है, या मान लीजिए एक्सपर्ट का कहना है, इसका भी विरोध है क्या? अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए चंद्रमोहन जी। ये एक संजोग है जिसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश को मिला। सबसे बड़ा कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा झुकाव अमेरिका के प्रति था और ट्रंप के प्रति था, जिसके कारण आज उनके पास से और हमारे देश से रशिया का रुझान कम होता चला गया। आज टैरिफ की मार के ऊपर जो एक बोल्ड डिसीजन हुआ, अगर उसको झेला गया, उसी की नजदीकी ने रशिया को आज हिंदुस्तान के नजदीक ला के दिया, जिसके कारण पुतिन का ये बयान जो आया वो ट्रंप के विरोध का है। उसका बेनिफिट हमारी सरकार को और हमारे देश के प्रति आता है, इसमें मैं गुरेज नहीं करता हूं, ये है। लेकिन नीति का, विदेश नीति के ऊपर मैं असफलता का श्रेय इस बात से देता हूं कि क्या जो रशिया के साथ जो संबंध था, जो मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, अगर ऐसे देश के अंदर गाने वहां गाए जाते थे और रशिया के अंदर हिंदुस्तान के प्रति अकूट नीतियों का सहयोग था, तो क्या उस नीति को छोड़कर इस सरकार की पूरा भरोसा अमेरिका के पास नहीं चला गया था? ट्रस्ट माय फ्रेंड,
क्या इसका खमियाजा नहीं भुगता गया? और फिर उसी के विपरीत अगर आप जाते हैं कि मेक इन इंडिया पे, तो जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 25% लाने का वादा था इस सरकार का, क्या हुआ? आज 13% के आसपास है। फिर उसी के साथ जो नोटबंदी और जीएसटी की गलत नीतियां डालेगी, जिसमें जो भी हमारे मित्र बोल रहे थे, एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों को उससे कितना नुकसान हुआ। आज क्या है कि मेक इन इंडिया का जो भी प्रोडक्ट है वो बजाय हिंदुस्तान में बन के हिंदुस्तान में असेंबल हो, उसके लिए चाइना से आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर असेंबल होकर बिक रहा है। क्या ये आज के हमारे घरों में जिन चीजों पे हम बात कर रहे हैं, क्या वो सारी चीजें हिंदुस्तान की हैं? उसमें से 90% चीजें चाइना से आके असेंबलिंग होकर हिंदुस्तान में ठप्पा लग के देखी जा रही है। क्या ये मेक इन इंडिया था? क्या ये सपना था पुराने देश के प्रधानमंत्रियों का, देश के पुरानी नीतियों का? तो कहीं ना कहीं फिर भी आप अपने कदे सब कुछ लुटा के घर आए, होश में आए, तो क्या हुआ? सरकार को सोचना पड़ेगा कि उसकी नीतियां क्या है। ठीक वैसे ही कि आप बटन दबाओगे तो पाकिस्तान पे आवाज जाएगी, लेकिन चाइना आपके साथ खेलता रहेगा और आप चुप रहेंगे। तो कई चीजों के ऊपर, नीतियों के ऊपर सवाल उठेंगे और उठाना सवाल उठना भी चाहिए, सवाल उठने जरूरी भी है, लेकिन थोड़ा बहुत क्रेडिट जैसे कांग्रेस लेती है वैसे बीजेपी को भी देना चाहिए राजनीतिक तौर पर। हाँ, जब देश की बात आती है तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही मिलकर कहते हैं कि अमेरिका के दबाव में हम नहीं आएंगे, अमेरिका का दबाव नहीं चलेगा। और यही बात देखिए पुतिन ने कही है कि हाँ भाई, अमेरिका के दबाव में भारत आया भी नहीं। वहां की नीति, वहां के लोगों का भी उन्होंने एक तरीके से तारीफ की है कि नीतियां अच्छी हैं और रशिया एक ओपन मार्केट उनको दे रहा। त्रिपाठी जी, एक संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। जिस ओपन मार्केट की बात हो रही है, आप भी उस बात को कह रहे थे, यहां पर शिशुरंजन भी कह रहे हैं कि अगर छोटे एमएसएमई सेक्टर, उनके लिए एक मार्केट क्या बन सकता है रशिया? इतना आसान होगा एक विकल्प दे देना, विकल्प के बारे में चर्चा कर लेना और वो मार्केट वाकई दे पाना। क्योंकि जब हम चाइना से कंपैरिजन करते हैं, वहां की लेबर कॉस्ट, वहां की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें वो कहीं आगे निकल जाता है किसी भी देश से, तो वो चुनौती रहेगी इन दोनों देशों के बीच में। अतुल जी, सबसे पहले तो मैं ये करेक्ट कर लूं कि इंडिया रशिया के करीब टैरिफ वॉर की वजह से नहीं गया। यूक्रेन वॉर में अमेरिका, इंडिया ने पूरा का पूरा रशिया का साथ दिया और रशिया और इंडिया में इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि दोनों शुरू से और लगातार करीब रहे हैं वेस्ट के खिलाफ होने के बावजूद। लेकिन साथ ही साथ इंडिया की एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है और अमेरिका के साथ भी उसकी दोस्ती रही है। यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमें यह नहीं भूलना है, अगर आप अगस्त का डाटा देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है इज अप बाय 6.7%। टैरिफ के ट्रम्प के बावजूद इंडिया का एक्सपोर्ट 6.7% ऊपर गया है, बढ़ा है अगस्त के महीने में। ये एक अलग बात है कि विज़ यूएसए एक्सपोर्ट कम हुआ है और इंडिया का एक्सपोर्ट अगस्त में यूएस के साथ 9 महीने के लोएस्ट पे है। अब आप ये सोचे कि एक तरफ 9 महीने के लोएस्ट पे है और उसके बावजूद इंडिया का एक्सपोर्ट 6.7% बढ़ा है। तो हमें इसको नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और इस बात को ही लेकर आश्वस्त है भारत भी है और उसके साथ साथ उसके करीबी जो भी देश है, चाहे रशिया की हम बात कर ले, वो अपनी तरफ से ओपन मार्केट दे रहे हैं। शिशुरंजन जी, बहुत संक्षेप में बिल्कुल शार्प कमेंट चाहूंगा, एक अच्छा स्कोप दिखाई देता है भारत के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो कूटनीतिक पहल है और अमेरिका और भारत के रिश्ते और भारत और रूस के रिश्ते, ये द्विपक्षीय रिश्तों का मामला है और मुझे लगता है कि इसमें संतुलन भारत बनाएगा। ट्रंप ने कुछ डिस्ट्रप्टिव पॉलिसी शुरू की है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं होने जा रहा है। इकोनॉमी के मामले में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में आज भी हमारा संबंध अच्छा है और कल भी हमारा संबंध अच्छा है। अच्छा, इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ विदेश नीति नहीं, इसमें कोई कहीं ना कहीं पीछे कूटनीति भी है, जिसको आप लोग ये समझेंगे कि हाँ, दोनों के साथ बैलेंस बनाना है, किसी के साइड में एक तरफा नहीं जाना है। ये भारत की नीति है और वो हमने बार बार जाहिर भी की है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चंद्रमोहन जी आपका, त्रिपाठी जी आपका और शिशुरंजन जी आपका भी। तो एक बार फिर से भारत और रशिया दोनों ने संदेश दे दिया अमेरिका को, क्योंकि जो दबाव बनाने की नीति ट्रंप की थी, उस दबाव में वो खुद इस वक्त उलझा हुआ है। राष्ट्र की आवाज में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।